हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। हाँ, चूंकि याद रखिए पिछली क्लास में हम लोग कुछ ऑप्शन इसमें पढ़े भी थे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में और भी चीजें क्या होती हैं। अब देखिए इसकी पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे क्या, अकाउंटिंग टर्म, जिस टर्म में लगभग हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया था, टोटल 31 तक, यही था ना। और उसके बाद आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, अकाउंटिंग। अब देखिए सबसे पहला दिया है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब अगर जो देखा जाए तो ये उतना समझ नहीं आ रहा है इसका नाम क्या, कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है। आ रहा समझे ना। तो याद रखिएगा कोई भी अगर जैसे कॉन्सेप्ट और आपको समझना है ना, उस ट्रांजेक्शन को आप अपने ऊपर ले लीजिए। क्या करना है, तो सपोज करिए कि अगर हमारा बिजनेस है तो हम अपने बिजनेस में मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे। हम ये मान लिए कि हमारा एक बिजनेस है और इस बिजनेस में सिर्फ हमको उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जिस ट्रांजेक्शन में कोई मनी हो। क्या हो, कोई मनी हो या कुछ वैल्यू हो, वही ट्रांजेक्शन की एंट्री करना हमारा क्या कहलाएगा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं। वो किसका कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। और इसके बाद से अगला हम लोग का कह रहा है क्या, सेपरेट यूनिटी कॉन्सेप्ट। तो सेपरेट यूनिटी कॉन्सेप्ट में क्या बताए थे, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में कि बिजनेस के दो एंटिटी हो जाएंगे। कौन कौन से, एक बिजनेस एक अलग एंटिटी हो जाएगा और बिजनेस का मालिक अलग एंटिटी हो जाएगा, ये बताए थे ना। और इसके बाद से अगला हम पढ़े थे क्या, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो देखिए अगर जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पूछा जाए, हम ये जवाब देंगे यदि हमारा बिजनेस है और उस बिजनेस में सिर्फ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसमें सिर्फ मनी इन्वॉल्व हो, ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करना ही हमारा क्या कहलाएगा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। और अगर जो वही पूछा जाए सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, तो जब भी हम अपने बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो दो एंटिटी मानकर ही एंट्री करेंगे। कौन कौन सा, एक बिजनेस अलग एंटिटी हो जाएगा और बिजनेस का मालिक अलग एंटिटी हो जाएगा। और उसके बाद अगला दिया है क्या, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब देखिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जब आएगा तो ये समझिएगा कि जो भी हमारा बिजनेस है, बिजनेस में हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे कोई वस्तु खरीदें या अपना बिजनेस स्टार्ट करें, हम ये समझकर ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहे, या बिजनेस में जो भी वस्तु हम खरीद रहे हैं वह वस्तु हमारे बिजनेस में लंबे समय तक के लिए काम करेंगे। वो क्या कहलाएंगे हमारे लिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखिए यही दे रहा है ना, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम यह मानकर अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता है। जो हमारा बिजनेस है उस हम यही मान लेंगे कि हमारा जो बिजनेस वो लंबे समय तक के लिए चलता रहेगा, निकट भविष्य में कभी बंद होने की संभावना नहीं। तो पहले हम ये मान लें कि नहीं कल हमारा बिजनेस बंद होना ही होना है, आज हम बिजनेस ही क्यों करेंगे। आ समझे ना, ये हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप यही मान करके करें कि आपका बिजनेस एक लंबे समय तक चलता है। और इसका दूसरा नाम बताए थे क्या होगा, कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी, जो लगातार क्या होगा, चलता रहेगा। और इसी में हम बताए थे क्या, जैसे यदि कोई कंपनी को किसी प्लांट या मशीनरी बनाने में लगने वाली लागत को, कोई कंपनी है और सोच रही है अगर हम कोई मशीनरी बना रहे हैं, अगर जो जो लागत लग रहा है वो एक ही साल में वापस आ जाए, अगर जी मान करके हम अगर जो कोई बिजनेस करेंगे तो ये हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बल्कि हाँ ये मान करके हम करेंगे, जैसे यहाँ तेरा बल्कि यह एज्यूम करके बनाया जाता है कि इस प्लांट या मशीनरी का प्रयोग बिजनेस द्वारा लंबे समय तक के लिए किया जाए। अगर जो 1 लाख का कोई अगर हम वस्तु खरीद ले अपने बिजनेस के लिए, तो 1 साल में उसका पैसा वापस ना हो, समझ में आ रहा है, लेकिन वो लंबे समय तक के लिए काम करेगा ना। 2 साल में हो सकता है, 3 साल में हो सकता है। आया समझे ना, वो कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा, गोइंग कंसर्न। और अगला दे रहा है क्या, कॉस्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हम ये बताए थे ना, कोई भी वस्तु अगर जो खरीदेंगे तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट मानकर ही एंट्री करेंगे। जैसे अगर जो आज हम कोई कंप्यूटर खरीद लिए 20,000 में, तो 2 साल के बाद जो पूछा ये कंप्यूटर आप कितना में खरीदे थे उस समय, ये बताएंगे ना 20,000 में, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जिसका दूसरा नाम क्या होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट के बाद से अगला आता है क्या, डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। इसके नाम से ही पता चल जा रहा है डुअल एक्सपेक्ट, जिसके दो पक्ष होंगे। कितने पक्ष होंगे,
जो यहाँ पे कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो पक्ष होते हैं। बिजनेस में ट्रांजेक्शन करें कितने पक्ष होगा? पहला किसका? डेबिट का, तो दूसरा क्रेडिट का। जो आगे कह रहा है पहला पक्ष जो है डेबिट का और दूसरा पक्ष किसका? क्रेडिट का। कह रहा है डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू के बराबर हो। ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर एक पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट है तो दोनों का वैल्यू हमेशा क्या होगा? बराबर। इतना क्लियर है ना? अब हम ये नहीं करेंगे कि अगर जो किसी को हम 100 रुपया दे दे तो उसे 80 रुपया का सामान लेंगे, पॉसिबल नहीं। दोनों का हमेशा वैल्यू क्या होगा? बराबर। जैसे यहाँ पे दे रहा है, जैसे व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश, जैसे कुछ गुड्स हम कैश क्या कर लिए? परचेज कर। और अगर इट रिसीव गुड्स ऑफ सम वैल्यू, और हम क्या किए? कुछ गुड्स भी रिसीव किए सम वैल्यू एंड गिव कैश टू इक्वल वैल्यू। तो जितने का हम गुड्स रिसीव किए हैं ना, उतने ही का हम वैल्यू क्या किए हैं? दिए। वो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है? डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। और अगला हम लोग का क्या है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। याद रख लीजिएगा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या है कि हम अगर जो बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस का ट्रांजेक्शन तैयार कर रहे हैं, उसका एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे ना, तो स्टेटमेंट तैयार करने का प्रोसेस ही हमारा कहलाता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। एक टाइम पीरियड ले लिए, आप 1 मंथ में तैयार करिए, 3 मंथ में तैयार करिए, या फिर 1 साल में तैयार करिए। आया समझे ना? अगर जो आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो रिपोर्ट तैयार करने का प्रोसेस ही क्या कहलाएगा? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। क्लियर है ना? और उसके अगला कह रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, कि कोई भी अगर हमारा बिजनेस होगा, जब ट्रांजेक्शन करेंगे ना, तो वह एक एविडेंस बन जाए। क्या बन जाएगा? एविडेंस। अगर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, और जो कोई ट्रांजेक्शन कर लिए हैं, तो उसको अगर बाद में हमको अस्वीकारना तो पॉसिबल नहीं। आया समझे ना? बिल्कुल एक सिंपल समझ लीजिए इसका मतलब क्या होगा। अगर हम ये मान लेते हैं हमारा बिजनेस है, और जो हमारा बिजनेस वो इलेक्ट्रिसिटी का यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, और हम एलसीडी कोई सेल कर दिए। ये पिछली क्लास में भी हम आपको बताए थे। अगर जो एलसीडी को इस बार हम ये मान लेते हैं कि सेल किए, जिसकी वारंटी 12 मंथ की थी। कितने मंथ की? 12 मंथ। और जिस कस्टमर से हम सेल किए उसको कोई इनवाइस नहीं दी, उसका ट्रांजेक्शन अपने बिजनेस में नहीं की। सेल करने के लिए सेल तो कर दिए, अब पता चले वो 12 मंथ के बाद नहीं बल्कि 14 मंथ के बाद खराब हो गया, तो वापस लेकर के आए, कहेंगे नहीं अभी 10 मंथ हुआ हमको लेके गए। हमारे पास कोई एविडेंस होना चाहिए ना, तो किसके माध्यम से आएगा? ऑब्जेक्टिव एविडेंस। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दे रहा है क्या? मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखिए अभी हम लोग 7 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, ये 8वां कॉन्सेप्ट है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये 8वां वाला ही है। क्यों? आप कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी रिवेन्यू प्राप्त करते हैं और उस रिवेन्यू को पाने के लिए जितना एक्सपेंस करते हैं, उनकी मैचिंग होना अनिवार्य। अगर हमारा बिजनेस है, एक अकाउंटिंग पीरियड ले लिए, समय अवधि, सपोज कर हमें 1 मंथ ले लिए, इसके पहले फरवरी खत्म हुआ है ना, फरवरी का ले। अब फरवरी मंथ में अगर हम कुछ इनकम कमाए हैं, तो उस इनकम को कमाने के लिए हम कितना एक्सपेंस कर दें? मतलब समझा रहा है? सपोज करिए 1 मंथ में हम रिवेन्यू कमाए कितना? 10,000 रुपए। कितना कमाया है? 10,000। अब इस 10,000 को रिवेन्यू पाने में हम कितना एक्सपेंस कर दिए? खर्च कितना कर दिए? मान के चलिए कि आपने इसमें खर्च कर दिया 5,000 रुपए। कितना खर्च कर दिए? 5,000। तो इन दोनों का मैचिंग कराना काफी अनिवार्य होता है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप रिवेन्यू कम कमाए और एक्सपेंस ज्यादा कर दिए। ये पता करने के लिए हमको किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना होगा? मैचिंग कॉन्सेप्ट। जो यहाँ पे दे रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एक ही अकाउंटिंग पीरियड में, चाहे आप 1 मंथ का लीजिए या फिर 3 मंथ का लीजिए या फिर 1 साल का लीजिए, उस अकाउंटिंग पीरियड में क्या करेंगे? तो यहाँ पे दे रहा है जितना भी रिवेन्यू प्राप्त करते हैं, आप जितना भी रिवेन्यू प्राप्त किए और उस रिवेन्यू को पाने में आप जितना एक्सपेंस कर दिए, उन दोनों का मैचिंग होना क्या है? अनिवार्य है, जिससे कि हम बिजनेस के वास्तविक रिजल्ट को प्राप्त कर सकें। अगर जो दोनों को मैच कराएंगे तभी तो रिजल्ट का पता लगेगा ना, बिजनेस हमारा प्रॉफिट में है कि लॉस। जैसे आगे देखिए यहाँ पे दिया है, जैसे कि हम किसी बिजनेस फैक्ट्री में रेंट यानी कि सपोज करिए जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का रेंट हम कितना दे दिए? 10।
प्लस स्टाफ की सैलरी और अन्य खर्च कितना आ गया 90। जो बिल्डिंग में हम रह रहे थे उस बिल्डिंग का एक्सपेंस हम कर दिए कितना 10। स्टाफ की सैलरी दिए और फिर रॉ मटेरियल्स को, ऐसे बहुत ऐसे खर्च हैं जिसको लेकर टोटल कितना खर्च हो गया 90,000। तो और उस मंथ में टोटल इन सेल कितने का हुआ था 2 लाख। यानी कि एक्सपेंस हम कितना कर दिए थे 10 और प्लस 90 कितना हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख जब हम खर्च किए थे तो कितने का सेल किए हैं 2 लाख किया हो, तो उस मंथ में बिजनेस का प्रॉफिट कितना होगा 1 लाख। कैसे, यहाँ दिया प्रॉफिट बराबर क्या होगा, तो जब रिवेन्यू में से माइनस करें किसको एक्सपेंस। इस बार रिवेन्यू कितना हुआ है, रिवेन्यू 2 लाख हुआ है और एक्सपेंस हम कितना कर दिए हैं 1 लाख। तो जब रिवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो जो अमाउंट बच जाएगा वही क्या कहलाएगा प्रॉफिट कहलाएगा। तो यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या ये क्लियर हो रहा है ना। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जो भी हमारा रेवेन्यू है और एक्सपेंस इन दोनों का मैचिंग कराना काफी अनिवार्य है, जिससे हम बिजनेस का रिजल्ट पता लगा सकते हैं कि प्रॉफिट में है कि लॉस। इतना क्लियर है ना। और इसके बाद से 9 नंबर वाला हमारा कह रहा है क्या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, जिसमें कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट को कंसाइडर किया जाएगा जिस डेट में इनकम रिसीव हो। देखिए 2 टॉपिक हम एक साथ इसमें लेके समझते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। पहला रियलाइजेशन वाला और दूसरा ये एक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब ये समझिए, ये पढ़िए क्या कह रहा है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट को कंसाइडर किया जाएगा, यानी इनकम जिस डेट को आपको मिलेगा उसी डेट को आप लिखेंगे कि इस डेट को हमको इनकम प्राप्त हुआ। आ रहा समझे ना। लेकिन ये वाला क्या कह रहा है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को अर्न यानी कि जनरेट होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए, न कि रेवेन्यू प्राप्त होने पर। दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है ना। कंफ्यूजन क्या समझिए, एक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर जो आपका बिजनेस है, क्या है आपका बिजनेस है, और यदि आप अपने बिजनेस में कोई भी गुड्स सेल कर दिए तो अगर जो आपको पैसा मिले या न मिले, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से सेल कर दिए हैं तो आप उसके नाम से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जरूर कर लीजिए। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब ऐसा नहीं है कि अगर जो वो इनकम नहीं हुआ 10 तारीख को पैसा देगा तो 10 तारीख को एंट्री करेंगे। जैसे देखिए अगर जो फरवरी मंथ ले लिए और फरवरी मंथ में अगर जो हम 10 तारीख को कोई गुड्स सेल कर दिए थे और वो कस्टमर हमसे बोला था हम आपको 15 तारीख को पैसा क्या करेंगे वापस करेंगे, तो अगर हम सेल 10 तारीख को किए हैं तो 10 तारीख का एंट्री हमको क्या कर लेना अपने कंप्यूटर में कर लेना। आ रहा समझे ना। लेकिन पैसा रिसीव कितने तारीख हो रहा है 15 तारीख। तो यहाँ पे रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस डेट को ये पैसा आपको मिलेगा उसी डेट को आप एंट्री करिएगा। अब ऐसा नहीं कि आप 10 तारीख को बेच दिए तो 10 तारीख को इनकम मान लेंगे, ये मानने की आवश्यकता नहीं। भले से ही आप बेच दिए लेकिन इनकम आपको मिला तो नहीं ना। मिलेगा कितने तारीख को 15 को, तो जिस दिन मिलेगा उसी दिन आपको वो एंट्री करना होगा। अब समझ लीजिए ऊपर वाला क्या कह रहा है ये रियलाइजेशन वाला, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसाइडर किया जाएगा जिस डेट में इनकम रिसीव हो। जिस दिन रिसीव होगा उसी दिन हम एंट्री करेंगे ना। अब ऐसा नहीं कि 10 तारीख को बेचे थे और 15 तारीख को रिसीव हुआ है तो हम 10 तारीख को एंट्री करें हमको रिसीव हो गया, ऐसा नहीं है ना। हम उसी डेट को रिसीव करेंगे जिस डेट को पैसा हमारे पास आएगा। और आय कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अनअर्न रेवेन्यू को इनकम मानकर बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब हम ये नहीं मानेंगे अभी अर्न नहीं हुआ है तो भी हम इसको रिकॉर्ड कर दें। हाँ बस हम ये रिकॉर्ड करें कि ट्रांजेक्शन हुआ है लेकिन इनकम हुआ ये हम रिकॉर्ड नहीं करें। रिकॉर्ड करना है लेकिन ये नहीं दिखाना कि इनकम हुआ। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। और अगला हमारा कह रहा है क्या एक्रूवल कॉन्सेप्ट। इलीगल बता रहे हैं पहले ये समझ लीजिए। इसके साथ साथ कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को अर्न जनरेट होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए न कि रेवेन्यू प्राप्त होने पर। अगर आप कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो वो रिसीव होगा कि नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने ट्रांजेक्शन किया तो उसका रिकॉर्ड जरूर कर लीजिए। अब देखिए नहीं रिकॉर्ड करने का रीजन क्या आएगा। हमारे पास सपोज करिए कि हम मार्कर पेन सेल कर रहे थे
क्या सेल कर रहे थे? मार्कर। हमारे पास 10 पीस बचा हुआ था। कितना पीस? 10 पीस। 10 पीस हम क्या किए, अपने कस्टमर से, मान लेते हैं कोई यस के ट्रेडर्स नाम का है, और उस यस के ट्रेडर्स से हम क्या कर दिए? सेल कर दिए। लेकिन कैश बेस पे नहीं किए, क्रेडिट बेस पे किए हैं। और ये यस के ट्रेडर्स हमसे बोला है कि हम 20 तारीख को आपका अमाउंट क्या कर देंगे, सारा रिटर्न कर देंगे, ये बोला है ना। अब यहाँ पे समझिए क्या होगा कि जो हम मार्कर पेन सेल किए हैं, हम इनकम नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड जरूर अपने कंप्यूटर में कर लेंगे कहीं ना कहीं। तो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। यानी कि जब आप ट्रांजेक्शन जनरेट कर दिए तो आपको वहीं पे रिकॉर्ड कर देना कि आप ये सेल कर दिए। अगर जो नहीं रिकॉर्ड करेंगे ना, तो आपके कंप्यूटर में ये दिखाएगा आपके पास 10 पीस पड़ा हुआ है, लेकिन आपके स्टॉक में वो 10 पीस नहीं रहेगा। तो अगला जब आएगा सेल कर परचेस करने के लिए, आप जाएंगे देखेंगे तो आपके कंप्यूटर में 10 पीस दिख रहा है, और जब आप अपने बिजनेस में देखेंगे शॉप में तो दिखाई नहीं देगा। आ रहा समझे ना। तो जब आप वो सेल कर देंगे तो उसी समय आपको वो रिकॉर्ड कर लेना है। लेकिन अगर जो 20 तारीख को पैसा ला करके दे रहा है, हो सकता है आप 20 तारीख को पैसा एंट्री करना भूल गए, आपको दे दिया था 20 तारीख को, अब 22 तारीख आपको याद है कि नहीं, ये 20 तारीख को हमको पैसा दिया था, तो ये नहीं कहेंगे नहीं आज 22 तारीख आज का एंट्री कर दें, आज का ऐसा नहीं है। वो जिस डेट को दिया था उसी डेट को आपको रिकॉर्ड करना है, वही क्या है? रियलाइजेशन का। ये दोनों मिला करके समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये दोनों एक से रिलेटिव, इसलिए दोनों एक में मिक्स करके समझा रहा है। आ समझे ना, दोनों एक से क्या है? रिलेटिव है। और इसके पास क्या कह रहा है, ये सेकंड बीच वाला, लीगल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। देखिए आप बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे ना, तो वो क्या होना चाहिए? हाँ लीगल होना चाहिए, अनलीगल नहीं होना चाहिए। आ रहा समझ में ना। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड स्टेटमेंट लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए, अर्थात ला में निर्धारित नियम के अनुसार होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम कोई ट्रांजेक्शन कर दिए तो जो कानूनी कार्रवाई पे मान्य न हो, लीगल होना चाहिए, अनलीगल नहीं होना चाहिए। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? लीगल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। तो अभी हम आपको टोटल कितना कॉन्सेप्ट बताए हैं? ठीक है, एक बार शुरू से देख लीजिए, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो समझ में नहीं आए एक बार फिर पूछ लीजिए। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या क्लियर है ना, कि बिजनेस हम जब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें मनी इन्वॉल्व होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी क्या है? जिसके बीच दो एंटिटी होगा, एक बिजनेस का अलग और बिजनेस के ऑनर का। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है? कि कोई हम बिजनेस करें या कोई भी एसेट्स खरीदेंगे तो ये मानकर ही खरीदेंगे कि हमारे बिजनेस में लंबे समय तक चले। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कास्ट कॉन्सेप्ट क्या है? कि अगर जो कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो 2 साल के बाद भी उसकी ओरिजिनल कास्ट ही एंट्री करेंगे, अलग कोई एंट्री नहीं करेंगे। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? कास्ट। अगला क्या बताया है? डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? जिसमें दो पक्ष होगा, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट, जिसमें दोनों पक्ष की टोटल वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। और उसके बाद अगला क्या होता है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें एक निश्चित समय अंतराल के बाद बिजनेस में रिपोर्ट तैयार करते रहना चाहिए, वो हमारा क्या है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट क्या है? कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे वो एक एविडेंस के रूप में होना चाहिए, साबुत के रूप में होना चाहिए। और अगला बताएं क्या? मैचिंग। बिजनेस में एक्सपेंस और रेवेन्यू का मैचिंग कराना अनिवार्य होता है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैचिंग। ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है? कि जिस दिन आपको इनकम हो रहा है उसी डेट को आप एंट्री करेंगे, अदरवाइज दूसरा कोई एंट्री नहीं सेलेक्ट करेंगे। और लीगल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? कि कोई भी अगर जब डॉक्यूमेंट तैयार कर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो कानूनी कार्रवाई पे क्या होना चाहिए? मान्य होना चाहिए। और अगला होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जिस दिन आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसी डेट को आपको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, वो आपका क्या कहलाएगा? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। क्या? लीगल जो कानूनी कार्रवाई पे मान्य हो। आ समझ में? देखो दो शब्द होता है, एक लीगल होता है और एक क्या होता है? अनलीगल होता है। लीगल जो कानून के तौर पे हो, और अनलीगल क्या होगा? जो कानून के विरुद्ध हो। आ रहा समझे ना। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग आता है क्या? टाइप्स ऑफ अकाउंट। हाँ ये याद रखिएगा,
अगर जो अभी जो हम लोग एक्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, कॉन्सेप्ट में अगर आप लोग को याद नहीं रहेगा तो चलेगा, आया समझे ना। क्योंकि अगर जो आप बिजनेस करें तो आपको भी पता होगा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी अगर जो समझें तो, कि अगर जो हमको पैसा रिसीव है तो उसको एंट्री कर लेना चाहिए, पैसा नहीं मिला तो उसका एंट्री नहीं करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा, क्योंकि आप भी समझेंगे कि बिजनेस से पैसा रिसीव हो तो कहीं नोट कर लेना चाहिए, और जो नहीं मिला तो हमको नोट करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन टाइप्स ऑफ अकाउंट के माध्यम से ही हम पता करेंगे, ट्रांजेक्शन को समझेंगे कौन कैसे एंट्री करना होगा। आ रहा समझे ना। इसमें देखिए कितना अकाउंट्स दे रहा है, 3। पहला कौन सा, पर्सनल अकाउंट, और दूसरा रियल अकाउंट। अगला क्या कह रहा है, नॉमिनल अकाउंट। देखिए बिजनेस में ये तीनों अकाउंट का जानकारी होना काफी अनिवार्य है। कब आप डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे, ये किसके माध्यम से होगा, अकाउंट के माध्यम से ही होगा। जिसमें जिस अकाउंट का होगा उसके हिसाब से आपको डेबिट और क्रेडिट करना होगा। बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए, आप लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, बैंक से पैसा निकालते हैं, जब निकालते हैं तो डेबिट आता है, और जब जमा करते हैं तो क्रेडिट आता है। ऐसा क्यों होता है, आता है समझ में, आ रहा है समझ में ना। हम यहाँ पे समझाए, देखिए कैसे, कि अगर जो हम लोग यहाँ पे देखें तो जो कैश है, कैश हमारे एक प्रकार का क्या है, एसेट्स है। कैश क्या है, एसेट्स है, क्योंकि कैश नहीं रहेगा तो हमारा बिजनेस चलने वाला नहीं। और आप लोग एसेट्स में ही पढ़े थे, करंट एसेट्स में कैश एक प्रकार का क्या है, एसेट्स। अब इसमें जितने भी एसेट्स का अकाउंट होगा वो किस किस में आएगा, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल्स देखिए क्या कह रहा है, कि जब कोई बिजनेस यदि बिजनेस में एसेट्स आएगा, आता है तो क्या होगा, डेबिट, और जाता है तो क्रेडिट। तो अगर जो कैश है, और कैश अगर आप अपने बिजनेस से दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं बैंक में, आपके बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो उसका अकाउंट क्या होता है भाई, बैंक में लाके पैसा जमा कर दिए तो हमारा अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट, क्योंकि हमारे अकाउंट से क्या हो गया, हमारे पास से वो चला। और जब निकालते हैं तो क्या होता है, डेबिट, क्योंकि हमारे व्यापार में क्या हुआ, आया। आया समझे ना। अब देखिए तीनों को एक साथ समझ लीजिए। पहला कह रहा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कैसे खाते आएंगे, तो कह रहा है पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू यानी कि होम या बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है। अगर जो एक व्यक्ति है, या तो उससे संबंधित हो सकता है, या उसके होम से संबंधित हो सकता है, या तो उसके बिजनेस से संबंधित हो सकता है। जो आ कह रहा है, यह अकाउंट की नेचर यानी कि जो पर्सन है वो इंडिविजुअल यानी किसी फर्म का या फिर किसी कंपनी का हो सकता है। जो भी अकाउंट है, या तो क्या होगा, किसी पर्सन का हो जाएगा, या फिर किसी फर्म का होगा, या फिर किसी कंपनी का होगा। जो आगे कह रहा है, यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, आप अपने ऊपर समझ लीजिए, आपका बिजनेस है और आप अपने बिजनेस से कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, रिसीवर कहलाएंगे। जैसे कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, रिसीव एनीथिंग, तो वह रिसीवर कहलाएगा। अगर हमारा बिजनेस है, हम अपने बिजनेस से कुछ इनकम कमा रहे हैं तो हम रिसीव कर रहे हैं ना, तो रिसीवर कहलाएंगे। अगर यहाँ कह रहा है, अगर जो रिसीवर कहलाएगा, और बिजनेस में अकाउंट क्या होगा, अगर जो पर्सनल अकाउंट का, और अगर जो पाने वाला है तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और वही कह रहा है, यदि एक व्यक्ति बिजनेस को कुछ देता है, यदि आप अपने बिजनेस को कुछ दे रहे हैं, गिव एनीथिंग टू बिजनेस, बिजनेस को कुछ भी दे रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे तब बिजनेस के लिए, गिवर। और तब वहां पे अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। आया समझे ना। और समझिए, अगर जो एक व्यक्ति है, और अगर एक व्यक्ति अपने बिजनेस से कुछ प्राप्त कर रहा है, तो उस समय उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और यदि एक व्यक्ति अपने बिजनेस को कुछ दे रहा है, तो उस समय उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और उसके बाद से पर्सनल अकाउंट के बाद अगला क्या दिया है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होगा, तो कह रहा है इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट्स आते हैं जो किसी एसेट से संबंधित होते हैं। एसेट्स आप लोग पढ़े हैं ना, क्या होता है एसेट्स, हाँ, जो व्यापार को चलाने में मदद करता है, चाहे वो अस्थायी रूप से हो या फिर अस्थायी। एसेट्स है तो किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा, रियल अकाउंट। और वही कह रहे हैं यहाँ पे, यदि एसेट्स बिजनेस में आता है तो डेबिट करते हैं, और अगर जो व्यापार से यानी कि बिजनेस से जाता है तो क्रेडिट करते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई भी एसेट्स है, एग्जांपल समझ लीजिए, समझ लीजिए फर्नीचर, क्या समझ लिए, फर्नीचर। और जब हम खरीद रहे हैं तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है ना,
तो हमारे बिजनेस में इसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और अगर हमारे बिजनेस ये फर्नीचर जाएगा तब क्या होगा, क्रेडिट होगा। कोई भी एसेट्स हो अगर आपके बिजनेस में आया तो डेबिट और गया तो क्रेडिट। और अगला दे रहा क्या, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट देखिए क्या रहा है, यह अकाउंट बिजनेस के एक्सपेंस, इनकम, गेन और लॉस से संबंधित होता है। तो जितना आप इनकम कमाएंगे, जितना लॉस होगा, वो सारा किस अकाउंट से संबंधित होगा, नॉमिनल। और आगे कह रहा है यदि बिजनेस में बिजनेस को चलाने में, रन या मैनेज करने के लिए एक्सपेंस होता है तो उस एक्सपेंस का अकाउंट क्या होगा, हमारा बिजनेस है ये और हम अपने बिजनेस को चलाने में, मैनेज करने में कुछ जो खर्च कर दे रहे हैं वो हमारा क्या है, एक्सपेंस है। और यदि एक्सपेंस होगा तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और आगे कह रहा है यदि बिजनेस में कोई सर्विस प्रोवाइड करने अथवा हायर बिजनेस एसेट्स से इनकम होता है तो यह इनकम का अकाउंट क्या होगा, देखिए नॉमिनल का रूल यही कहता है ऑल इनकम इज क्रेडिट एंड ऑल एक्सपेंस इज डेबिट। जितना एक्सपेंस यानी कि व्यय हो वो आपका क्या है, डेबिट है, और जितना इनकम यानी कि आय वो क्या है, क्रेडिट। यही अकाउंट को क्लियर रूप से अगले पेज पे समझा है जिसका देखिए नाम दिया है गोल्डन रूल। क्या दिया है, गोल्डन। यानी कि यह क्या है, एक सोने के समान, इसका नाम दिया है गोल्डन रूल। जो भी ये नोट्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अगर जो देखा जाए सिर्फ ये गोल्डन रूल के ऊपर ही निर्धारित है। कहीं भी आप अकाउंटिंग करने जाइए ना, किसी सॉफ्टवेयर पे काम करिए तो डेबिट और क्रेडिट आपको जरूर लिखना होगा, पहचानना होगा कौन डेबिट और कौन क्रेडिट। तो किसके माध्यम से पहचानेंगे, गोल्डन। देखिए इसके ऊपर हम कितने अकाउंट बताए हैं, 3। कौन कौन, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। उसके आगे जब आएंगे तो यहाँ पे दे रहा है पर्सनल अकाउंट सेम वही, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आया समझे ना। अब देखिए पर्सनल अकाउंट में क्या दे रहा है कि व्यक्ति से संबंधित जितने भी खाते होंगे वो किसमें आएंगे, पर्सनल अकाउंट। जैसे दे रहा है क्या, पर्सन अकाउंट यानी किसी व्यक्ति का खाता, जैसे राम, एंड दूसरा क्या दिया है, अगला क्या कह रहा है, इंस्टीट्यूट अकाउंट, किसी संस्था का खाता हो, जैसे दिया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अकाउंट। किसी फर्म का खाता हो, जैसे दिया यहाँ पे अमित ट्रेडर्स। किसी कंपनी का खाता हो, जैसे दिया है एसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कोई बैंक अकाउंट हो, जैसे पीएनबी, एसबीआई। अगला क्या दिया है, कैपिटल। कैपिटल आप लोग जानते हैं ना कि जब कोई बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल। और जो कैपिटल है तो किस अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट। और अगला कह रहा है ड्राइविंग, जब बिजनेस का मालिक अपने निजी खर्च के लिए पैसा निकालता है। और अगला क्या दिया है, पैलेस अकाउंट, किसी जगह का नाम हो, तो वो सब किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है कि अगर जो देने वाला है तो उसके अकाउंट को क्या करिए, क्रेडिट करिए, और अगर जो पाने वाला है तो डेबिट करिए। क्लियर है ना। अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ गया, और जो दे रहा है तो क्रेडिट करिए, और जो पा रहा है तो डेबिट करिए। और वैसे सेम दिया है किसके लिए, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किससे संबंधित है, एसेट्स। एसेट्स क्या क्या हो सकता है, तो लैंड एंड बिल्डिंग, ये दिया है लैंड अकाउंट, जैसे भूमि या जमीन का खाता। आप लोग पढ़े थे ना, यह फिक्स एसेट्स में आता है। अगला दिया है क्या, बिल्डिंग्स यानी कि भवन का खाता, फर्नीचर। अगला दिया है कंप्यूटर अकाउंट, मशीनरी, कैश, इन्वेस्टमेंट, व्हीकल या अदर कोई क्या हुआ एसेट्स हुआ, वो किस में आएगा, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है कि अगर जो कोई धन या वस्तु बिजनेस में आएगा उसको क्या करेंगे, डेबिट, और यदि जाएगा तो क्रेडिट। क्लियर है ना। कहाँ उल्टा दिया, मान लेते हैं देने वाले को क्रेडिट करेंगे और पाने वाले को डेबिट करेंगे। अगर जो कोई व्यक्ति आपको कुछ दे रहा है तो आपके बिजनेस में आएगा कि जाएगा, आएगा। तो उस समय एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा क्या होगा, क्रेडिट। मान लेते हैं हम यहाँ पे हमारा ये बिजनेस है और कोई व्यक्ति जो हमको गुड्स दे रहा है, गुड्स क्या कर रहा है, दे रहा है, ये गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहा है, और जो व्यक्ति वो देने वाला हो रहा है। दो अकाउंट बनाना है हमको ना, एक क्रेडिट और दूसरा। मान लेते हैं यहाँ पे, हाँ यस के ट्रेडर्स ही ले लेते हैं, यस के ट्रेडर्स देने वाला है, तो यस के ट्रेडर्स का अकाउंट उस समय क्या होगा,
क्रेडिट, और जो गुड्स देगा गुड्स का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। ऐसा इसलिए क्योंकि अब ये देने वाला है तो हमारा बिजनेस क्या हो रहा है, पाने वाला, हमारे बिजनेस में आ रहा समझे ना। अगर जो हमारे बिजनेस से जा रहा है तब ये पाने वाला होगा, तब हमारा अकाउंट क्रेडिट होगा, जिसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। अब आ रहा समझे ना, एक तरफ से आएगा, एक तरफ से डेबिट होता है तो एक तरफ से क्रेडिट होगा ना। और वही नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, तो नॉमिनल अकाउंट में किससे संबंधित खाते आएंगे, इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे दे रहा है सैलरी अकाउंट, किसी को सैलरी दें तो इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। वैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, रेंट अकाउंट, वेजेज अकाउंट, पोस्टेज अकाउंट, इंटरेस्ट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट और कमीशन। अगर जो इनकम होगा तो इनकम हो यानी कि आय होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। और अगर जो आपका लॉस जाएगा यानी कि हानि होगा तो क्या करेंगे, जैसे हम पहले बताए हैं नॉमिनल रूल क्या है, ऑल एक्सपेंस इज डेबिट एंड ऑल इनकम इज क्रेडिट। इतना क्लियर है ना। तो एक बार याद रख लीजिए, ये जो भी गोल्डन रूल्स दिया है इसको अच्छे से घर से पढ़ के समझ के आइएगा। हाँ, कल एक दिन छोड़ेंगे, आप लोग कल नहीं पूछेंगे, क्योंकि पहले आप लोग एक बार जो भी पढ़ लेना होगा पढ़िएगा, समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा एक बार नहीं 4 बार पूछिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर ये नहीं पढ़ेंगे नहीं समझेंगे तो ये लिख करके ले लीजिएगा, आगे जो भी 70 पेज का नोट्स मिलेगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे आप ना डेबिट कर पाएंगे ना क्रेडिट कर पाएंगे। तो जो नॉमिनल अकाउंट, देखो नॉमिनल अकाउंट क्या है कि जितना इनकम और एक्सपेंस हो किस में आएगा, नॉमिनल। हमारा बिजनेस है और बिजनेस हम कुछ भी इनकम कर रहे हैं तो भी नॉमिनल में जाएगा, एक्सपेंस कर रहे हैं तो भी किस में जाएगा, नॉमिनल। यदि इनकम हमारे पास आ रहा है तो क्रेडिट होगा, और हमसे खर्च हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट। अब क्लियर है ना। तो ये एक बार पढ़ के समझ लीजिएगा, इसको कल एक बार और दोबारा रिपीट कर देंगे अच्छे से, ताकि हमेशा के लिए क्लियर हो। आया समझ में ना, ताकि अगर जो आगे जब जाएंगे, देखिए अभी जस्ट इसके आगे हम आ रहे हैं तो बस हमको डेबिट और क्रेडिट ही तो करना है ना, क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट करना है। ऐसे ट्रांजेक्शन मिलेगा और इसी में को पहचाना होगा कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा, ये पहचान के हमको खुद से लिखना होगा। तो जब तक ये रूल हमको क्लियर नहीं होगा तब तक आगे हम कौन डेबिट और कौन क्रेडिट ये पहचान नहीं पाएंगे। इतना क्लियर है ना। तो हाँ, तो अकाउंटिंग और जो पढ़ना है मन से कम से कम ये वाला पेज जो है गोल्डन रूल आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। क्लियर है ना।